माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने न केवल व्यापार के क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा और परोपकार के क्षेत्र में भी मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं श्री राजेश गुप्ता जी की, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत रसायन फाइनेंस लिमिटेड के और फाउंडर एंड सीईओ हैं अर्बन मंडी के। श्री राजेश गुप्ता जी का जन्म 7 जून 1975 को हरियाणा के खेड़ा गांव भिवानी में हुआ था। उनके पिता श्री सत्यनारायण गुप्ता और माता स्वर्गीय राजवती गुप्ता जी ने उनके जीवन में अनुशासन और समाज सेवा की भावना का बीजारोपण किया। राजेश गुप्ता जी की पत्नी सीमा गुप्ता जी उनके जीवन में अटूट सहयोगी रही हैं। श्री राजेश गुप्ता जी ने अपनी शिक्षा बीकॉम तक प्राप्त की है और अपने करियर की शुरुआत उन्होंने भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ की, जो एक कॉरपोरेट समूह है जिसकी कुल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले 27 वर्षों में वे इस कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और दिल्ली में उन्होंने इस उद्योग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राजेश गुप्ता जी की सबसे अनूठी पहल रही अर्बन मंडी की स्थापना, जो सन 2014 में उन्होंने की। अर्बन मंडी का उद्देश्य है ताजे फल और सब्जियों को सीधे किसानों से ग्राहकों तक पहुंचाना, जिससे न केवल उपभोक्ताओं को गुणवत्ता मिले बल्कि किसानों को भी उचित मुनाफा हो। श्री राजेश गुप्ता जी न केवल एक सफल बिजनेसमैन हैं बल्कि एक महान परोपकारी भी हैं। राजेश गुप्ता जी आर्च क्लम्प सोसाइटी के सदस्य भी हैं, जो रोटरी फाउंडेशन के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं को सम्मानित करती है। उन्होंने रोटरी फाउंडेशन को $1 मिलियन अमेरिकी का प्रभावशाली दान दिया है, जिससे वे उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण दानदाताओं में से एक के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर चुके हैं। रोटरी क्लब के साथ उनका गहरा जुड़ाव रहा है। 2010 में राजेश गुप्ता जी रोटरी क्लब के सचिव बने और 2013-14 में उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला, जहां उन्होंने बड़े स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 2018-19 में राजेश गुप्ता जी असिस्टेंट गवर्नर भी रहे। राजेश गुप्ता जी ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल द्वारका में पैथोलॉजी और कार्डियोलॉजी लैब और रेडियोलॉजी और इमेजिंग सेंटर की स्थापना की, जिससे हजारों मरीजों को आवश्यक डायग्नोस्टिक देखभाल प्रदान की जा सके। इसके अलावा उन्होंने रोहिणी में बांके बिहारी हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की, जहां वंचित समुदायों को महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। उन्होंने महाराजा अग्रसेन अस्पताल पंजाबी बाग में राजधानी कोविड आईसीयू और लैब की शुरुआत की। श्री गुप्ता जी का कहना है कि वह एक ऐसा वृद्धाश्रम और विशेष बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करें जहां पूरे समुदाय के लोग लाभान्वित हो सके। उनका मानना है कि कोई भी उनके घर से कभी भी बिना मदद के नहीं लौटेगा। राजेश गुप्ता जी ने कई बार राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों जैसे आज तक, CNBC और न्यूज नेशन पर अपने विचार साझा किए हैं। उनका यह सफर हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और समाज के प्रति सेवा की भावना के साथ हम जीवन के किसी भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ राजेश गुप्ता जी को भिवानी नवरत्न अवार्ड देते हुए हर्ष महसूस कर रहा है। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं राजेश गुप्ता जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से राजेश गुप्ता जी का इस मंच पे स्वागत है और उनके रूबरू होने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा प्रतीक अग्रवाल को। प्रतीक अग्रवाल पावन चिंतन धारा ट्रस्ट के रिसर्चर हैं और ई कॉमर्स कंपनी जो है इंडस्ट्रियल मेगा पार्ट, उसकी उनकी परिकल्पना की है। और हमारे संस्था के जो पिछली साल के नवरत्न हैं सुनील अग्रवाल जी, उनके सुपुत्र हैं आप। तो प्रतीक, आपका स्वागत है। और मैं हंसराज रलन जी से अनुरोध करता हूँ, राजेश चेतन जी से अनुरोध करता हूँ कि राजेश जी का एक शॉल से सम्मान करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेश गुप्ता जी, और आप मंच पे विराजमान हो। और हमारी टीम से प्रतीक अग्रवाल जो है वो आपसे रूबरू होंगे, आपकी सफलता की कहानी को आपके माध्यम से जानेंगे और सफलता के सूत्र जो हैं आप हमारे दर्शकों को देंगे। हेलो, राजेश गुप्ता जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं। एक तो मैं बता दूं, राजेश नाम के जितने भी लोग दुनिया में होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं। क्या बात, आपको कोई कष्ट है क्या इसमें सुनने में? हो तो हो, इसमें हम क्या करें? हम राजेश हैं तो बोलेंगे।
तो राजेश कोई और भी है क्या? हाँ, अच्छा आप भी आ रहे, कमाल है राजेश। तो राजेश भाई की खूबी ये है कि मेडिकल फील्ड में जो काम ये करते हैं, मैं तो इनके पास जब जब जाता हूँ, मेरी इनसे मित्रता है, और चुपके चुपके बहुत सारे काम करते हैं। कुछ काम तो हमको पता लग गए वीडियो में, इससे 10 गुना काम वो है राजेश भाई के, जो पता ही नहीं है क्या करते हैं, वो चुपके चुपके कर देते हैं। ऐसे एक बड़े व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नवरत्ना के रूप में है। मैं उनका हृदय से भिवानी परिवार का प्रधान होने के नाते से स्वागत करता हूं। एक बार सब तालियां बजाएं। प्रतीक आपसे बातचीत करें। राम राम राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका भिवानी से क्या जुड़ाव है, आपका अपने गांव से क्या जुड़ाव है, उसके बारे में आप कुछ बातें हमें बताएं। देखो जी, जैसे बताया कि मैं भिवानी के पास, भिवानी जिले में गांव आता है खेड़ा, शिवानी के पास पड़ता है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। और मैं मतलब मेरे पिताजी और 3 भाई बहन हैं। तो मेरे पिताजी सबसे छोटे हैं और सारे भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। तो दादा दादी का लाडला हुआ करता था, तो मैं वहाँ शिवानी भिवानी काफ़ी रहा। अभी भी हमारा एक परिवार भिवानी में, मेरे एक बड़े भैया हैं जो भिवानी में रहते हैं, मेरे ताऊ जी का एक परिवार भिवानी में रहता है। तो भिवानी आना जाना लगा रहता है। भिवानी परिवार पले बड़े भिवानी में ही हुए हैं। जैसे आपने बताया आप दादा दादी के लाडले हुआ करते थे, तो कोई आप ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे दादा दादी के साथ, या फैमिली का कोई ऐसा इंसिडेंट जो टर्निंग पॉइंट रहा हो आपकी लाइफ का? मतलब मैं जब छोटा होता था तो एक बात सुना करता था, जो कि बहुत, मतलब मेरे फादर एक्चुअली शुरू से काफ़ी, मेरे फादर ने बेसिकली स्टार्ट किया हमारा परिवार, जो भिवानी से सबसे, मतलब शिवानी से सबसे पहले दिल्ली मेरे फादर आए। बिजनेस की शुरुआत मेरे फादर ने की थी। उसके बाद सारा परिवार धीरे धीरे करके दिल्ली आया। तो एक बात जो मेरे फादर से हमेशा सुनने को मिली या देखने को मिली, उनका यही था कि भी हम आज जो भी कुछ हैं वो समाज की वजह से, कम्युनिटी की वजह से हैं। तो हम अगर कुछ भी करते हैं लाइफ में, तो कम्युनिटी को वापस करना हमारा सबसे पहला फर्ज है। तो कम्युनिटी को हमने भी, मैंने भी फिर यही जब अपना काम स्टार्ट किया, सब कुछ किया, तो हमेशा मन में यही लगा रहता है कि भी आज जो भी कुछ है हम इस समाज की वजह से, इन लोगों की वजह से हैं। इन लोगों को हम कैसे वापस कर सकते हैं जिससे कि इन लोगों को, मतलब किसी भी तरह से हम बेनिफिट पहुंचा सके, किसी भी किस्म का। बिल्कुल, जैसे आपकी 2 कंपनीज के बारे में हमने सुना, आप और भी कंपनीज के डायरेक्टर हैं। मैं जब एक वेबसाइट खोल के पढ़ रहा था तो वेबसाइट का स्क्रॉल करता गया, लगभग 15-20 कंपनियों के आप डायरेक्टर हैं। और जो मेजर 2 कंपनीज आई, एक अर्बन मंडी, तो अर्बन मंडी की शुरुआत कैसे की आपने, क्या विजन लेके आपने उसे शुरू किया? देखो, अर्बन मंडी की शुरुआत जो है वो बाय चांस की बात है कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था मेरे साथ में, जिसकी वजह से अर्बन मंडी की शुरुआत हुई। और मैं 2 मिनट लगेगी आपको बताता हूँ। थोड़ा इंसिडेंट भी ऐसा ही था कि एक दिन मेरे को अमृतसर जाना था, मेरी फ़्लाइट थी लगभग 1 बजे के आसपास की। तो 11 साढ़े 11 बजे घर से निकलना था। तो सुबह सुबह 9 साढ़े 8 9 बजे में मेरा जनरल रूटीन रहता है कि मैं 9 सवा 9 साढ़े 9 तक अपना नाश्ता वाश्ता करके घर से निकल जाता हूँ। उस दिन मैं घर पे घूम रहा था, तो वाइफ को लगा भी अभी तक घूम रहा, तौलिया सा बांध के, क्या चक्कर है। तो उसने पूछा मेरे से कि भी क्या हुआ, मतलब आपका क्या प्लान है। अच्छा, मैं घर में बाई चांस बताना भी भूल गया था कि मेरे को आज जाना है अमृतसर। दोपहर की फ़्लाइट से जाके रात की फ़्लाइट से आना था, तो ज़्यादा दिमाग में था नहीं। तो उसने पूछा फिर, अच्छा लंच मेरा क्या है कि दोपहर को लंच पैक होके आ जाता है ऑफिस में, तो खाने वाने की ज़्यादा चिंता होती नहीं। तो मैंने उसको बोला, यार मैं तो अभी जाऊँगा, मेरे को एयरपोर्ट जाना है और मेरी फ़्लाइट है और मैं घर से लंच करके जाऊँगा। तो शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर लंच, कि भी वो लंच मतलब अब उसको था कि भी सामान, फिर उसने फटाफट ड्राइवर को बोला कि तू फटाफट जा और ये सामान लेके आ। अब वो चला गया सामान लेने के लिए, तो मैं घर पे ही था। वो आधे घंटे बाद आया सामान लेके। तो मैंने उससे पूछा, हाँ भाई क्या चक्कर, गेट मैंने ही खोल दिया। मैंने पूछा, हाँ भाई क्या चक्कर है। तो बोला, भाऊ जी सामान लेके आया हूँ। मतलब कहाँ से लेके आया? बोल जी वहाँ से लेके आया हूँ, फलानी दुकान से। तो मैंने बोले, भी इतनी दूर क्यों गया लेने के लिए? बोला, नहीं भाभी ने कह रखा वहीं से लेके आना होता है। मैं जी ठीक है। तो फिर मैंने, तू कैसे गया था? तो बोला, जी मैं गाड़ी लेके गया था। मैं, तू गाड़ी क्यों लेके गया था, बाइक पे क्यों नहीं गया? बोला, भाभी ने कहा फटाफट लेके आना है। तो मैं ठीक है भाई। तो फिर मतलब तू कौन सी गाड़ी लेके गया था? वो जी मैं ऑडी लेके गया था। मतलब तू सब्जी लेने के लिए ऑडी लेके गया था, कमाल ही हो गया भैया तो तेरा। तो फिर मैंने उससे पूछा, क्या भाव लेके आया ये प्याज?
बोले 40 रुपये किलो लेके आया। मैंने उसको बोला मैं 40 रुपये नहीं 400 रुपये किलो बढ़ के ब्याज दे रहे। तो वो बात मेरे दिमाग में घूमती रही। मैं फिर निकला, एयरपोर्ट गया, तो वो बात बाई चांस ना बार बार दिमाग में हिट करती रही। तो फिर मैं जब एयरपोर्ट फ्लाइट में मेरा फ़ोन भी बंद हो गया, तो फ़ोन बंद हो गया तो आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं एयरपोर्ट से उतरा तो उस टाइम ना ब्लैकबेरी के फ़ोन हुआ करते थे और BBM मैसेज चला करता था और उस पे नेट चलता था। तो मैंने वो ब्लैकबेरी वाले फ़ोन से जहाँ से मैं उतरा था, जहाँ मेरे को जाना था, 1 घंटे का सफ़र था, उस 1 घंटे में मैंने 27 डोमेन बुक कर दिए थे। नेट फॉर इंडिया था, नेट फॉर इंडिया से 27 डोमेन बुक किए थे मैंने। जो दिमाग में आता गया, अर्बन मंडी, फल सब्जी, इससे रिलेटेड जितने .com दिमाग में आते गए सारे .com बुक कर दिए। फिर जब मैं वहाँ से वापस आया तो वापस आने के बाद अपनी टीम को मैंने बिठाया और टीम को बिठा के बोले कि इट कैन बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। फिर हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो इंडिया एक ऐसा देश है या जहाँ पे मतलब आप एक बहुत छोटी सी चीज़ है, धनिया जो है मतलब एक हर सब्जी में डलता है, हर चीज़ में डलता है धनिया, हर उस पर यूज, चटनी में भी धनिया डलता है। तो धनिया हिंदुस्तान में 7 रुपये किलो भी बिकता है। मतलब मैंने जो मतलब लोएस्ट प्राइस जो मैंने खरीदा हुआ है, बेचा हुआ है, 7 रुपये किलो खरीदा हुआ है और मैंने धनिया को 250 रुपये किलो भी खरीदा है। यहाँ पे जो दीदियाँ उपस्थित हैं वो तो बोले सब्जी जब लेने जाती हैं यहाँ पे जो दीदियाँ, तो वो तो कहती हैं भैया थोड़ा धनिया मिर्ची फ्री में डाल दो। हाँ, वो धनिया मिर्ची, बट वो धनिया मिर्ची जब वो सीज़न होता है ना सर्दियों का, उस सर्दियों में तो फ्री में मिल जाता है, और जब गर्मियों में धनिया महंगा हो जाता है उस टाइम फ्री में नहीं मिलता धनिया। तो यहाँ से आपकी अर्बन मंडी की शुरुआत हुई। अभी यहाँ पे ऑडियंस में से कुछ लोग बात कर रहे थे बिजनेस की, तो स्टार्टअप्स की बात हुई, फिर बिजनेस सस्टेन कैसे करता है उसकी बात हुई। तो आपने एक बिजनेस शुरू किया, उसमें अप्स एंड डाउन ज़रूर आए होंगे, कुछ अच्छी चीज़ें हुई होंगी, कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो उससे आप कैसे बाहर आए या फिर आपने उसे कैसे डील किया, और उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, अप्स एंड डाउन्स हर तरह के बिजनेस में होते हैं, समय समय पे आते हैं। वो तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, लाइफ का ग्राफ कभी भी एक तरफ नहीं चल सकता, लाइफ का ग्राफ अप एंड डाउन होगा ही होगा। तो सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग तरीके से सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है, हमने भी किया। बस वो एक बात थी कि भी जब नीयत साफ थी तो बस आगे चलते चले गए। बिल्कुल, जैसे हम सभी यहाँ भिवानी के हैं, तो भिवानी में खाने पिलाने की बहुत आदत होती है, और बनिया फैमिली में जनरली लोग फिट नहीं रहते, काम वाम करते हैं, खाते पीते हैं। तो आप इतने फिट कैसे, एक यूथ आइकन की तरह हमारे सामने, तो आपकी क्या ऐसी हॉबीज़ हैं, क्या चीज़ें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ओवरऑल जो मेरी जो ग्रोथ कह लो, या जो ओवरऑल मेरा जो फिटनेस का कारण किसी भी तरह से जो मैं जो मानता हूँ, उसको मैं मानता हूँ शायद बहुत कम लोगों को पता होगा विपस्सना के बारे में। तो विपस्सना, मैं विपस्सना करता हूँ जी। विपस्सना की शुरुआत जो है वो बेसिकली आपको एक पहले 10 डे के कैंप से करनी पड़ती है। हाँ जी। 10 दिन के कैंप में जब आप जाते हो तो पहले दिन शाम को आपको 6 बजे आपका फ़ोन रखवा लेते हैं, और 11वें दिन सुबह आपको फ़ोन मिलता है, और वहाँ पे आपको 10 दिन जो है मौन रहना पड़ता है। आप जो 10 लोग जो 30 जो भी 15 20 50 लोग जो भी होते हो, आप आपस में एक दूसरे से भी बात नहीं कर सकते, इवन आप किसी से आई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते। तो वो, और वहाँ पे आपका रूटीन होता है, सुबह 4 बजे आपको उठना होता है, 4 बजे उठ के आपको वो 6 बजे सुबह नाश्ता दे देते हैं, 11 बजे आपको एक ही मील देते हैं खाने को। हाँ जी। वो 11 बजे वो एक ही मील देते हैं खाने को। तो वो एक मील का खाना, मैं भी काफ़ी सालों से सिर्फ एक ही समय खाना खाता हूँ, पका हुआ, बाकी फ्रूट्स खाता हूँ, और बट पका हुआ खाना मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ, बाकी पूरा दिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे रहता हूँ। और मैं सुबह, मेरा रूटीन 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है और शाम को 9 साढ़े 9 बजे सो जाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। एक चीज़ और है, मैंने इनके बारे में पढ़ा, जो कैटरैक्ट सर्जरी होती है जिसके लाख रुपए 2 लाख रुपए लगते हैं, तो वो कैटरैक्ट सर्जरी आप 1100 रुपये में करवा रहे थे मात्र, आपके एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे? कैटरैक्ट सर्जरी बेसिकली 1-2 लाख रुपए नहीं लगते, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी अगर आप कराते हो तो कैटरैक्ट सर्जरी 25-30 हज़ार रुपये में हो जाती है। और कैटरैक्ट सर्जरी में कुछ होता नहीं है, वो हमारा एक, जैसे मैं रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ, रोटरी के ना हमारे मतलब बड़े सारे, जैसे रोटरी का ब्लड बैंक है, हम लोग जैसे आप कोई भी कहीं पे भी जैसे कोई कैंप लगाते हैं तो हमारे पास कैंसर डिटेक्शन, अभी वो डॉक्टर साहब ने कैंसर की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे कैंसर डिटेक्शन वैन्स है हमारे पास रोटरी में। तो वो जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो मेमोग्राफी, मतलब कहीं पे भी जाके वो वैन आपका मेमोग्राफी का टेस्ट कर देती है।
तो ऐसे हमारे रोटरी का, जैसे रोटरी का विकलांग केंद्र है, और शायद बहुत लोगों को कम पता होगा कि हिंदुस्तान में जब कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तो रोटरी नहीं किया था। ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर कोई भी अगर जाके दिखाएगा तो आप देखेंगे वो BR अम्बेडकर रोटरी कैंसर हॉस्पिटल है, उसके जो कार्ड पे लिखा होगा। तो रोटरी का सबसे पहले, रोटरी ने इंडिया में जब कैंसर का एम्स में आया था तो कैंसर की जो इक्विपमेंट्स जो है वो रोटरी ने दिए थे। तो उसी तरह हमारा एक रोटरी आई सेंटर है। तो रोटरी आई सेंटर में क्या है कि भी जो कैटरैक्ट सर्जरी डॉक्टर्स वगैरह सारे फ्री में कर देते हैं, जो नॉर्मल जो मतलब जो 1100 रुपये जो कॉस्ट आपने पड़ी है वो 10-12 साल पुरानी बात होगी। आज की डेट में वो सर्जरी की कॉस्ट 2100-2200 रुपये के आसपास है, जिसमें कि जो लेंस की कॉस्ट है वो लेंस की कॉस्ट तो मतलब 700-800 रुपये ही आती है, और बाकी मतलब आने जाने का खर्चा वर्चा मिला के, क्योंकि सब्सिडाइज है रोटरी की तरफ से। रोटरी जो है, जैसे मैं भी रोटरी से जुड़ा हूँ, मेरा जो रोटरी को इतना कंट्रीब्यूशन है, रोटरी ने हमको यही सिखाया है कि भी अगर आपकी क्षमता है 100 रुपये का काम करने की तो हम आपका साथ देंगे, आप 200 रुपये का काम करो। जी, मैं आपकी रोटरी जर्नी के बारे में ही जानना चाह रहा था, क्योंकि देश में तो लोग रोटरी में आपको जानते ही हैं, हमने देखा जैसे फोटोज़ में, विदेश में भी लोग आपको जानते हैं रोटरी क्लब में। तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? विदेश में जानने वाली बात ये जी, इंडिया में तो चलो हम जो करते हैं मतलब आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हैं, जैसे आज आप लोगों ने मेरे को बुलाया सम्मान देने के लिए, तो उस तरह भी वो लोग भी काफ़ी कुछ करते हैं। तो वहाँ पे शिकागो में एक गैलरी बनी हुई है, जो मतलब रोटरी के अंदर जो जिसका कंट्रीब्यूशन $2.5 लाख से ऊपर का हो जाता है, तो फिर वो आर्च क्लब का मेंबर बन जाता है। उसका वो बहुत बढ़िया से ना, मतलब आप बुला के बहुत बढ़िया वेलकम करते हैं, फंक्शन करते हैं, और उसका इंडक्शन करते हैं एज आर्च क्लब। और इंडक्शन में ऐसा होता है कि शिकागो में जो वन वेंस्टन, जहाँ पे रोटरी का हेड ऑफिस है, वहाँ पे आर्च क्लब गैलरी बनी हुई है। उस गैलरी के अंदर मेरी और मेरी वाइफ की फ़ोटो हमारी जीवनी के साथ लगी हुई है। लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, उसको देखते हैं। और उसी के आर्च क्लब के लेवल हैं, जैसे आर्च क्लब का जो आर्च क्लब पहले ट्रस्टी सर्कल है, फिर उसके बाद चेयर सर्कल है, फिर फाउंडेशन सर्कल है। तो $2.5 लाख पे चेयर सर्कल का मेंबर बनता है, और $5 लाख जब हो जाते हैं तो चेयर सर्कल का मेंबर बन जाता है। और पहले ट्रस्टी सर्कल बनता है, फिर चेयर सर्कल बनता है, और $1 मिलियन पूरा होने पे फाउंडेशन सर्कल बन जाता है। तो मेरा $1 मिलियन पूरा हो चुका है, और मैं नॉर्थ इंडिया से पहला ही हूँ जिसने मतलब रोटरी में 1 मिलियन पूरा किया है। हाँ जी। और हमने एक इंटरव्यू में सुना कि आपने एक विकलांगों के लिए, जो फिजिकल चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए, और वृद्ध आश्रम को जोड़ के आप एक कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं, और उसके लिए आपके पास $2 मिलियन की शायद फंड्स भी आ गए हैं, शायद आपने अरेंज कर लिए हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है लाइफ में। जैसे हर एक को मन में रहता है कि कुछ करके जाना है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करना है जिससे कि भी लोगों को हो सके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो अभी बुजुर्ग लोग हैं तो उनके लिए ओल्ड एज होम आज एक नेसेसिटी है, मतलब कोई वो मजबूरी नहीं है, एक नेसेसिटी है। क्योंकि जो जिस हिसाब से लाइफ फास्ट होती जा रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करेंगे जब भी सस्टेन कर पाएंगे। तो ओल्ड एज होम एक नेसेसिटी है। और ओल्ड एज होम में वही बात है कि भी ओल्ड एज होम में आप बच्चों को कैरम, मतलब उन बुजुर्गों को कैरम कितने दिन खिला लोगे, लूडो कितनी दिन खिला लोगे, टीवी कितनी देर दिखा लोगे, अगर हम उनको काम पे लगा दें। क्योंकि वो भी है कि 60 साल के बाद भगवान सबको नज़र आता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, अगर उन लोगों को स्पेशल एजुकेशन चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, क्यों ना हम ओल्ड एज लोगों को अगर उनकी सेवा में लगा दें, तो उनको माँ बाप मिल जाएंगे, उनको बच्चे मिल जाएंगे, दोनों का काम हो जाएगा। ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचना। और इसमें कहना चाहूँगा, हमारे ताऊ जी भिवानी परिवार के अध्यक्ष हैं, और उनका भी यही सोचना है कि हम मिल के कैसे काम करें और समाज को सेवा कर पाएँ। तो मैं चाहूँगा सभी लोग एक बार ताऊ जी के लिए तालियाँ ज़रूर बजाएं। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप इतनी समाज सेवा कर रहे हैं, तो जनरली हम देखते हैं जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिशियंस पद इसलिए प्राप्त करते हैं कि वो समाज की सेवा कर पाएँ। तो क्या आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में आने का, राजनीति में आने का? नहीं, देखो, जो पॉलिटिशियंस एक बिल्कुल ही अलग फील्ड है। मैं तो सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है, जैसे बताया कि बचपन से दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं जो भी कुछ हूँ समाज की वजह से हूँ, मैं समाज को कैसे वापस कर दूँ। इसीलिए आज की डेट में जैसे बिज़नेस है हमारे, सारे ऑलमोस्ट प्रोफेशनल रन बिजनेसेस हैं। बिज़नेस में हमारी कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हम अपने टाइम को ज़्यादातर यही कोशिश रहती है मेरी कि भी हम समाज के लिए क्या कर सके, किसी के लिए क्या काम आ सके, किसी का क्या कर सकें, क्योंकि वही शायद लगता है कि हमारा मतलब उसी से बेटरमेंट ज़्यादा होएगी, और उसी की तरफ दिमाग ज़्यादा रहता है। तो ये समाज के लिए करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मेडिकल की, शिक्षा की, इसकी प्रेरणा कहाँ थी?
देखो, समाज के लिए करने की प्रेरणा तो वैसे तो मेरा मानना ये है कि गॉड गिफ्टेड है ये, मतलब क्योंकि मेरे को याद है कि मैंने 10 साल की, जब मैं 10 साल का था तो 10 साल की एज में मैंने अपनी गुल्लक फोड़ के किसी की हेल्प करी थी। अरे वाह। तो वो तो फिर गॉड गिफ्टेड है। 10 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता कि भाई आप क्या, कम्युनिटी क्या है, समाज क्या है, किसी की हेल्प क्या होती है। किसी को देखा, कोई मजबूरी में था, परेशानी में था, मेरे पास मेरी गुल्लक थी और तो कुछ था नहीं, गुल्लक को फोड़ दिया, उसमें जो पैसे थे इकट्ठे करके उसको दे दिए। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे एक साधारण मनुष्य होता है वो विलक्षण कैसे बने? जैसे आप एक विलक्षण मनुष्य हैं, मैं एक बहुत साधारण मनुष्य, तो मुझे आपकी तरह बनना हो तो कैसे बने? क्योंकि आज का यूथ रिलेशनशिप्स और मूवीज़, टाइम पास, इन सब चीज़ों में बहुत फंस गया है। तो अगर किसी को आपके जैसे बनना हो, राजेश गुप्ता जी जैसे बनना हो, तो उसके लिए आप कोई मंत्र देना चाहें? देखो, उसके लिए अभी डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि दादा और पोता अगर इकट्ठा रहे तो उसको मैक्सिमम सीखने को मिलता है। तो वो हमारे साथ, मेरे साथ यही रहा कि भी मैं, जो मेरे मतलब दादाजी थे, फिर उसके बाद फादर के भी और बड़े भाई वगैरह रहे हमारे, मेरे बड़े ताऊजी वगैरह रहे, उन लोगों के साथ मैं बचपन से ज़्यादा रहा, तो उन लोगों से मेरे को सीखने को मिला। और मैं मतलब क्योंकि वो बचपन की जो बातें थी, जो शुरू में जो सिखाई गई, वो उस तरीके से सिखाई गई कि हम पॉजिटिव उसकी तरफ चलते चले गए। बाकी आज की डेट में ठीक है कि भी जनरेशन जो है लगता है लोगों को चेंज हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जनरेशन है, मेरी डॉटर, अगर मैं जैसे बात करूँ, वो बीएससी फाइनेंस करके अभी आई है, उसने अपनी कंपनी खड़ी कर दी। उसने मतलब माइक्रो फाइनेंस में वो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही है। उसने मतलब ये जो गरीब औरतें हैं, गरीब औरतों को वो लोन देती है 20-25 हज़ार रुपये से लेके 40 हज़ार तक। तो किसी ने रेडी लगा ली, किसी ने सिलाई मशीन लगा ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है जनरेशन, जैसे मैं वो तो किसी की क्या बात करूँ, मेरी डॉटर ने खुद ही एकदम से कर दिया। तो वो तो डिपेंड करता है कि भाई किसका क्या, किस तरफ मन जाता है, कौन क्या करना चाहता है। बस एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपकी वाइफ का और आपके बच्चों का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? देखो, वाइफ का मतलब सबसे पहली बात तो है कि उसने घर को संभाला आके, वही बहुत बड़ी बात थी। और क्योंकि हमारे साथ मेरे साथ थोड़ी वो थी कि जब मैं बहुत छोटा था मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो मेरी मदर की डेथ होने की वजह से मतलब घर में कोई लेडी नहीं थी, तो मदर ने आके, मतलब मेरी वाइफ ने आके एक तरह से घर को संभाला। और उसके बाद बच्चे ऑब्वियसली अच्छे स्कूल में पढ़े, तो बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि मेरी वो उस टाइम स्ट्रगलिंग एज थी, मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता था। तो वो बच्चों को देखना, स्कूल का, सारी चीज़ों का उसने देखा, उसने किया, और ये बहुत बड़ा साथ रहा उसका। और वैसे भी वो आज कोई भी हम समाज, सबसे बड़ा साथ तो यही है कि आज अगर हम समाज का कोई भी काम करते हैं, वो साथ खड़ी होती है, उसको उस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं होता, वो उस चीज़ को हमारे को वो बोलती है कि ठीक है और आगे बढ़ के करो इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद आपका। थैंक यू। अभी हम सुन रहे थे श्री राजेश गुप्ता को। कहते हैं दान शूरो अति शूरो। दुनिया का सबसे बड़ा वीर होता है वो दानवीर होता है, क्योंकि पैसा कमाना बहुत आसान है, पर उस कमाए हुए पैसे को दूसरों के लिए खर्च करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इनकी दानवीरता को हम प्रणाम करते हैं और इनके अभिनंदन के लिए मैं बुलाना चाहूँगी श्री प्रेम भजनका जी, जो हमारे पिछले साल के नवरत्न हैं, श्री सुरेंद्र जी और श्री अजय जी गुप्ता को इनका स्वागत करने के लिए।